अब सारे बच्चे गायब हो गए। एक मिनट में दोबारा से इसको दोबारा से करता हूं। हाँ, अब आ गई, आवाज आई सबको। हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है, वेलकम टू एवरीवन। तो उम्मीद कर रहे हैं इस बार आवाज सही से आ रही होगी आपको। तो चलिए, आज हम कोल्ड वार के बारे में बात करेंगे। कोल्ड वार, अब ये कोल्ड वार का मतलब ये मत समझ लेना कोई ठंडी ठंडी बर्फ की लड़ाई है जिसमें बर्फ के गोले एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक करके कोल्ड वार कर रहे हैं, है ना। गर्मियां है, गर्मियों के दिन में कोल्ड का नाम सुनते ही मन में आता है ना ठंडा ठंडा कुछ हो जाए, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये वाली ठंडी ठंडी कूल कूल लड़ाई नहीं थी, ये बड़ी खतरनाक वाली गर्मा गर्म बहस वाली लड़ाई थी, जो कि लड़ी गई किन के बीच में। थोड़ा सा भी आइडिया है तो एक बार मेरे को आइडिया दे करके बताओ कि किन के बीच में कोल्ड वार लड़ी गई, ये जो कोल्ड वार हुई। बिल्कुल, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। इमेज अपलोड फेल, एक मिनट यार, ये इमेज क्यों अपलोड फेल हो रही है हमारा, बार बार पीपीटी फेल हो जा रहा है। किस सब्जेक्ट की क्लास है ये भैया? यूपीएससी और नेट दोनों की क्लास है। ठीक है, अगर कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको आईआर की क्लास है, उसके अकॉर्डिंग जीएस के पेपर नंबर 2। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उसका पेपर नंबर 2 की क्लास है। अगर नेट में कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो उनकी क्लास है। ठीक है, तो सभी लोगों का वेलकम है, सबका स्वागत है। एक बार ये पीपीटी अपलोड हो जाए बस, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, तो जितने भी दोस्त जुड़े हैं सबको हार्दिक अभिनंदन हमारी तरफ से। बात शुरू करते हैं कोल्ड वार पर, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर आने से पहले अपना थोड़ा सा छोटा सा परिचय दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो नए हैं, वो हमसे परिचित नहीं है। तो एक बार आपको मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है ललित यादव और मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्ट से एमए किया है, बीएड किया है, एमफिल किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, पीएचडी की है, नेट क्वालिफाई है 6 बार, 3 बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 बार पॉलिटिकल साइंस से, सीटेट क्वालिफाई है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूं, आप मेरा सारा वर्क देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ललित यादव की पाठशाला के नाम से मेरा वो मिलेगा आपको, ललित यादव की पाठशाला पर आप मेरे को सर्च कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह मैं मिलूंगा। इसके साथ साथ मैं 4 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं। 9015482250 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन तक मैं थोड़ा सा कॉल नहीं उठा पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, लेकिन 1 तारीख से मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब भी आप लें तो LY लाइव मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का यूज जरूर करना है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। अनअकैडमी पर मैं इतना सारा एरिया पढ़ाता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। और उसके अलावा जीएस का एक बहुत बड़ा एरिया, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी गवर्नेंस और ऐसे, ये सब आपको मेरे से पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। तो जब भी एडमिशन ले, जब भी सब्सक्रिप्शन ले, तो LY लाइव रेफरल कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने दे दी है। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो जब भी हम बात करते हैं कोल्ड वार, तो भैया कोल्ड वार इतना कोल्ड नहीं था जितना नाम से आपको दिखता है, वो बहुत ही बड़ी खतरनाक तरीके वाली हॉट वार थी। बल्कि हॉट वार से भी कोई खतरनाक अगर वार होती है जिसमें और भी ज्यादा गर्मी हो सकती है, उस तरीके का वो युद्ध था। बेसिकली चीज समझिए, अगर उनको डिफाइन करना चाहें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 2 महाशक्तियां बची। उन दोनों महाशक्तियां 2 सुपर पावर थी, उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो आपस में तनातनी चली है ना, उनके कारण ये देखने को मिलती है कोल्ड वार। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं शुरुआत से। बेसिकली सब चीजों को शुरू से समझते चलेंगे कि कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। आमतौर पर जब भी हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो सबके दिमाग में आता है कि हाँ भैया सेकंड वर्ल्ड वार 1945, उसके बाद कोल्ड वार शुरू हुई। लेकिन अगर हम ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार पर जाएंगे, कोल्ड वार के स्टार्टिंग पर जाएंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि कोल्ड वार की स्टार्टिंग हो गई थी 1917 से ही। 1917
आपको ध्यान होगा 1917 में क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था भाई, है ना, उस दौरान। तो उस दौरान आपने देखा कि 1917 में आपके सामने होता है बोल्शेविक क्रांति, आपने नाम सुना होगा क्या, बोल्शेविक, बोल्शेविक क्रांति आपने सुना है, जिसको आप बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन। यूएसएसआर में बोल्शेविक क्रांति होती है, ठीक है, और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है, उसके माध्यम से 1917 में यूएसएसआर कंप्लीट बन करके आता है, ठीक है, यूएसएसआर एक पूरे रूप में बन करके वहां पर आता है। उस टाइम जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो किस तरीके की क्रांति थी, वो मार्क्स के सिद्धांत, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते होंगे। कार्ल मार्क्स जो है वो एक थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने ये कहा था कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस तरीके से है कि उसमें केवल कैपिटलिस्ट यानी कि जो पूंजीवादी लोग हैं, केवल पूंजीवादी लोगों को ही बेनिफिट होता है। और उनको बेनिफिट क्यों होता है, क्योंकि वो शोषण करते हैं, वो क्या एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, किनका, जो कि मजदूर वर्ग है ना, जो कि सर्वहारा वर्ग जिसको उन्होंने कहा, जो कि कृषक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग है, लेबर क्लास का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। उस एक्सप्लॉइटेशन के कारण वो अपनी पूंजी बनाते हैं, ये चीज वो उन्होंने कहा था। तो यूएसएसआर जब आप देखोगे तो यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट भी यही था कि जैसे मार्क्स ने कहा था कि एक टाइम आएगा जब सभी लोग पूंजीपतियों के अत्याचार से तंग हो जाएंगे और अत्याचार से तंग होकर के फिर क्रांति कर देंगे, है ना, और क्रांति कर देंगे तो सभी लोगों का शासन हो जाएगा, यानी कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद वो हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पर यूएसएसआर के अंदर साम्यवाद की स्थापना हुई, ध्यान रखिए किसकी, साम्यवाद, हम बोलते हैं इसको साम्यवाद। तो साम्यवाद की स्थापना हुई। उस साम्यवाद की विचारधारा को अगर आप देखोगे तो वो विचारधारा एकदम अपोजिट थी किसके, पूंजीवाद के। तो अमेरिका, ध्यान रखना, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का विवाद था ये, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, आप नाम सुन लीजिए, ठीक है, साम्यवाद। तो पूंजीवादी देश कौन थे भाई, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। साम्यवादी देश कौन था उस समय, सोवियत संघ। उसके बाद में चाइना भी इसमें आ जाता है। जितने भी नए दोस्त जुड़े सबका वेलकम है, सबका स्वागत है यहां पर। तो इस जो इनका वैचारिक संघर्ष था, इस संघर्ष को हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि कैसे ये संघर्ष शुरू हुआ, किस तरीके से चीजें हुई और किस तरीके से आगे आगे पूरे वर्ल्ड इसके अंदर कंप्लीट समाता चला गया और पूरे विश्व को बड़ा दिक्कत हुई। देखते भैया क्या होता है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 में। उसके बाद से ही जब आप देखोगे तो ब्रिटेन, अमेरिका, वो दोनों को डर लगने लगता है इससे, सोवियत संघ से। उनको डर क्यों लगने लगता है, कि उनको लगता है कि भैया ये जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर ये वर्क कर रहा है यूएसएसआर, इस आइडियोलॉजी का लास्ट परिणाम जो है, अंतिम स्टेज है, वो है पूंजीवाद की समाप्ति, यानी कि कैपिटलिज्म का कंप्लीट खात्मा, कंप्लीट विनाश, है ना। और अमेरिका और ब्रिटेन थे वो पूंजीवादी देश थे। तो ऐसे में वो उसी टाइम से ही सोवियत संघ से थोड़ा सा कटने लग गए थे। हालांकि आप ध्यान रखिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन एक ही साथ युद्ध लड़े थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें भी सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक ही साथ मित्र राष्ट्र, है ना, मित्र राष्ट्र के रूप में युद्ध लड़ा। लेकिन उनके अंदर इंटरनली इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, खास करके सोवियत संघ को लेकर के, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं तो सोवियत संघ और इनकी, तो उसी टाइम से ये विवाद शुरू हो गया था, ठीक है। तो ऐसे विवाद में हम आगे जाकर के देखते हैं कि क्या क्या चीजें उनको समझिए। ऐतिहासिक कारण, फर्स्ट रीजन था कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था, ठीक है। तो जब ये बात होगी तो भैया वो सारे उसके खिलाफ होने लगे। तो इसीलिए जब देखते हो कि 1917 में यूएसएसआर बन गया था, लेकिन ब्रिटेन ने 1924 में उसको मान्यता दी, अमेरिका ने 1933 में उसको मान्यता दी। इतने टाइम तक उसको मान्यता ही नहीं दी यूएसएसआर को इन लोगों ने। तो ये देख सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ जब हम बात करते हैं कि ज्यादातर जो देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जिसमें आप हम किनको मानते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उन्होंने सोवियत संघ को, है ना, किस लिए सोवियत संघ को इसलिए अपने साथ रखा ताकि जो ब्रिटेन, जो जर्मनी है, वो जर्मनी और सोवियत संघ ये आपस में लड़ सके, और जब जर्मनी अगर पश्चिमी शक्तियों पर हमला करे तो सोवियत संघ उनकी मदद कर सके। केवल एकमात्र यही रीजन था, नहीं तो वो इनसे डर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जब देखते हो सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब होगी
तो उस टाइम आप देखते हो कि जर्मनी को इन्होंने, यानी कि जो पश्चिमी शक्तियां, इन पश्चिमी शक्तियों ने यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और इन्होंने इनडायरेक्टली उसको प्रोत्साहित किया कि वो सोवियत संघ के ऊपर हमला करे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि सोवियत संघ एक सुपर पावर के रूप में उठे। तो पहली चीज तो ये हो गई थी, तो वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। दूसरा कारण जो था वो ये चीज समझिए कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें एक द्वितीय मोर्चे का प्रश्न आया, द सेकंड फ्रंट का आपका एक आया। अब समझिए जब 1939 में भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ उसके बाद से आप देखते हो कि एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, और जो जर्मनी था वो लगातार कंटिन्यू हर देश के ऊपर हमला करता जा रहा था, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने एक जब सोवियत संघ के साथ युद्ध स्टार्ट किया है ना, सोवियत संघ के साथ जब वार स्टार्ट की, जितने भी नए दोस्त जुड़े सबको वेलकम है। जब हिटलर ने यूएसएसआर के साथ जब युद्ध शुरू कर दिया, तो भैया उस समय हिटलर के पास बड़े ही अत्याधुनिक हथियार थे, उसकी फौज की बड़ी गजब की क्षमताएं थी, सैन्य क्षमता उसके पास काफी अच्छी थी। तो जब उसने काफी, जब रूस और हिटलर, जर्मनी का जब युद्ध चल रहा था, तो हिटलर ने खूब नुकसान पहुंचाया उनको, किनको, सोवियत संघ को। अब देखो भैया जर्मनी कहां है, जर्मनी कहां है, ये है यूरोप के अंदर, ध्यान रखिए ये कहां है, यूरोप में है, ठीक है। अब ऐसे में जर्मनी के बिल्कुल साइड में, एकदम पड़ोस में आप देखोगे तो वहां पर आपको फ्रांस मिलेगा, है ना, फ्रांस मिलेगा, और फ्रांस के बिल्कुल पड़ोस में देखोगे तो आपको ब्रिटेन मिलेगा, है ना भैया, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही है, दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ ये सारे एक साथ युद्ध लड़ रहे थे। तो जब भाई जर्मनी ने सोवियत संघ के ऊपर हमला किया, तो सोवियत संघ ने कहा कि एक काम करो, इनसे रिक्वेस्ट की उसने, अमेरिका और ब्रिटेन से, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से, कि भैया हिटलर तो बड़ा खतरनाक मूड में है, ये तो तहस नहस कर देगा सब कुछ, तुम लोग एक काम करो कि जब हिटलर मेरी तरफ युद्ध कर रहे हैं, मेरी साइड में युद्ध कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप दूसरी तरफ से उस पर हमला कर दो। यानी कि मान लीजिए कि ये जर्मनी है, देखो उदाहरण की तरफ से समझिए, ये है जर्मनी, ठीक है, और ये है सोवियत संघ, ठीक है, ये है सोवियत संघ, यूएसएसआर। अब ये दोनों यहां लड़ रहे हैं, ठीक है, यहां पर लड़ रहे हैं, इस एरिया के अंदर इनके बीच में युद्ध हो रहा है ना, इस एरिया के अंदर। तो जर्मनी ने सारी फोर्स, सारी पावर यहीं लगा रखी थी। तब यूएसएसआर ने कहा कि जो ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि यहां है, इसके जर्मनी के बिल्कुल इस तरफ, उन्होंने कहा कि आप इस एरिया से यहां पर आक्रमण कर दो, इसके ऊपर हमला कर दो, दूसरी साइड से हमला कर दो। और जब आप दूसरी साइड से भी हमला कर दोगे, तो जर्मनी की जो सेनाएं हैं, जो सारी की सारी यूएसएसआर के साथ युद्ध में लड़ी हुई है, वो यहां से निकल करके आधी इधर आ जाएंगी, यानी कि पावर बट जाएगी। समझ रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या क्लियर है कि नहीं? जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं उनका वेलकम है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं क्या वो क्लियर है कि नहीं है ना? ठीक है। तो उसने ये कहा, उन्होंने, जो स्टालिन थे उस समय, स्टालिन थे सोवियत संघ के नेता, उन्होंने मित्र राष्ट्रों से कहा कि भैया आप जो पश्चिमी यूरोप है उसमें नाजी फौजों के खिलाफ एक और सेकंड मोर्चा ओपन कर दो, ठीक है, सेकंड फ्रंट ओपन कर दो जहां से युद्ध हो सके। तो इससे क्या होगा कि रूसी सीमा पर जो हिटलर के सैनिक थे उनका दबाव कम हो जाएगा, ठीक है। तब एक बुक नहीं है, डी सिंह शेखावत, तपन बिस्वाल पढ़ सकते हो, आर एस यादव पढ़ सकते हो, और विम किमलिका पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, एक कोई किताब नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी बताओ, कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो टॉपिक के अलावा, तो क्लास के बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी सिर्फ टॉपिक पर फोकस करेंगे। चलिए, सेकंड मोर्चे की बात की, तो भैया जब आपको पता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और सोवियत संघ है, ये सारे के सारे एक साथ है ना। तो ऐसे में अगर यूएसएसआर ने उनसे मदद मांगी, तो एक फ्रेंड के रूप में क्या करना चाहिए, इनको मदद करनी चाहिए थी, है ना। मान लीजिए आप लोग अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सब लोग दोस्त हैं, और आपका दोस्त आपसे मदद मांगे मजबूरी में, तो आप उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? तुरंत करोगे कि नहीं करोगे? एकदम साथ हैंड टू हैंड करोगे? इंतजार तो नहीं करोगे कि भैया चलो रुक जाओ थोड़ा और देख लेते हैं फिर उसके बाद मदद करते हैं, क्योंकि मदद तो जरूरत के समय होती है, तुरंत होती है। तो ऐसे ही यूएसआर, गगन भाई इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, साउंड आ जाएगी, रिफ्रेश कर लो, ठीक। तो ऐसे ही यूएसएसआर ने भी उनसे मदद मांगी थी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका से, कि भाई एक काम करो, मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद करो, तुम दूसरी तरफ से युद्ध शुरू कर दो जर्मनी के साथ। इससे क्या होगा कि जर्मनी की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और मेरे को नुकसान नहीं होगा। अब जब सारे एक ही पार्टी में थे, एक ही खेमे में थे, तो युद्ध कर देना चाहिए था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका को।
लेकिन यहां पर रूजवेल्ट और चर्चिल, ये नाम से याद ध्यान रखिए, रूजवेल्ट और चर्चिल, ठीक है, ये दोनों ही जो अमेरिका और ब्रिटेन के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, इन्होंने कई महीनों तक यूएसएसआर की बात पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना, जानबूझकर उसको टालते रहे, बोलते रहे कि अच्छा अच्छा अभी देखते क्या करते हैं, अभी देखेंगे क्या करते हैं, जानबूझकर उन्होंने इसको टालना शुरू किया। और इस बात से सोवियत संघ को यह समझने में देरी नहीं लगी, सोवियत संघ तुरंत समझ गया कि भैया ये अमेरिका और ब्रिटेन की एक पॉलिसी है, एक प्लान्ड पॉलिसी है, वो खुद चाहते हैं कि ब्रिटेन, सोवियत संघ और जर्मनी दोनों आपस में युद्ध में इस तरीके से उलझे कि सोवियत संघ जो है वो कमजोर पड़ जाए, ताकि जब युद्ध समाप्त हो तो सोवियत संघ की भी आगे महाशक्ति के रूप में ना विकसित हो सके। तो ये चीज समझ ली। तो इससे क्या हुआ कि स्टालिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी राष्ट्रों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को विनष्ट होता हुआ देखने की है। तो वो समझ गए कि भैया सोवियत संघ को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, है ना। तो उसी टाइम से कोल्ड वॉर का एक दौर उनके मन में शुरू हो गया था, खटास आनी शुरू हो गई थी सोवियत संघ के मन में कि भैया पश्चिमी शक्तियां वो कभी भी मेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप देखते हो कि युद्ध समाप्त हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो जाता है, दूसरे विश्व युद्ध में कौन जीतता है, कमेंट में उत्तर लिख करके बताओ। क्या जापान, इटली, जर्मनी जीतते हैं या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जीतते हैं? तो आपका उत्तर ऑब्वियस सी बात है जो होगा, मैं समझ सक रहा हूं कि ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, जो मित्र राष्ट्र थे वो जीत जाते हैं। अब भाई जीत गए, अब जीतने के बाद देखो क्या होता है, अब जैसे ही जीत जाते हैं तो आपको यूरोप का मैप आपने देखा होगा, तो यूरोप में उस समय जर्मनी का विभाजन हो जाता है और जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, ध्यान रखना, क्या पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, इन दोनों के रूप में आपने नाम सुना होगा, उनको जाना जाता है ना। अब भैया क्या होता है कि जर्मनी की सीमा किसके साथ लग रही थी उस समय? लग रही थी सोवियत संघ के साथ, क्योंकि जर्मनी ने बड़ा विस्तार कर लिया था, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को अपना अंदर समाहित कर रखा था, तो वो सोवियत संघ के साथ उसकी सीमा लग रही थी। अब ऐसे में युद्ध के बाद जो सोवियत संघ था, वो सोवियत संघ ये चाहता था कि भैया यूरोप के जितने भी देश हैं, है ना, उसके खास करके उसकी सीमा के साथ लगने वाले देश हैं, उन सभी देशों में साम्यवादी सरकारें बने, है ना, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाए, ताकि जो जर्मनी इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी उनके साथ हमला ना कर सके, है ना, जर्मनी को रोकने के लिए। तो ये चीज उन्होंने बताई। लेकिन आप देखोगे उसी तरफ, दूसरी तरफ क्या थे, जो पश्चिमी राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, उनको ये डर लगने लगा कि भैया इस तरीके से तो सोवियत संघ और मजबूत होता चला जाएगा, तो हमें इसको मजबूत होने नहीं देना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरोप के अंदर साम्यवाद के प्रसार को रोकने की कोशिश की, है ना। सोवियत संघ जिस जिस भी देश में कम्युनिस्ट शासन लगाने की कोशिश करता, पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन वहां पर षड्यंत्र रच करके उस कम्युनिस्ट शासन की सत्ता पलट या तख्ता पलट वो करवा देते थे। तो वो चाहते थे कि जो सोवियत संघ है वो लिमिटेड रहे, अपने ही एरिया तक रहे, यूरोप के अंदर और ज्यादा एक्सटेंड ना करे। अब ये बात भी सोवियत संघ को समझ में आ गई, तो सोवियत संघ के मन में और ज्यादा हुआ, है ना, और ज्यादा उनके अंदर क्या आने लगी, भावना निकली कट्टरता के एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। और पश्चिमी राष्ट्र जो थे वो ये चाहते थे कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो। देखो यूरोप जो था वो पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप में बटा हुआ था। जो पूर्वी यूरोप था, उस पूर्वी यूरोप को आप देखोगे तो पूर्वी यूरोप में, यानी कि जो ईस्टर्न यूरोप था, उस ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो इसका प्रभाव था, जिसका कब्जा था, वो था रूस का, सोवियत संघ का। और जो वेस्टर्न पश्चिमी यूरोप था, उसके ऊपर पश्चिमी राष्ट्रों पर, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उनकी पॉलिसीज का प्रभाव था। यहां पर पूंजीवादी शासक थे और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें थी। तो ऐसे में उन सब लोगों ने, ध्यान में रखिए, पश्चिमी राष्ट्रों ने कोशिश किया कि भैया पूर्वी यूरोप में पूंजीवादी सरकारें आए, और वहीं यूएसएसआर ने कोशिश की कि पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें आए। तो और दोनों के बीच में टकराव होना शुरू हुआ, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप देखते हो कि सोवियत संघ ने कई सारे मामलों में और भी समस्याएं उत्पन्न की। जैसे एक याल्टा समझौता हुआ था, 1945 याल्टा सम्मेलन हुआ था, जिसमें रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। और उस समझौते में यह था कि जो सोवियत संघ है, जो यूएसएसआर है, वो किसी भी देश में जबरदस्ती से जाकर के अपना शासन नहीं थोपेगा, साम्यवाद को नहीं थोपेगा, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि पोलैंड के अंदर, ध्यान रखिए, जो सोवियत संघ थे उन्होंने क्या किया कि पोलैंड के अंदर जबरदस्ती जो क्या करना लगा,
वहां पर अपनी सरकार थोपने की कोशिश की, है ना, लुबलिन सरकार को वहां पर लादने का कोशिश किया, तो वो याल्टा समझौते का अवहेलना होगी। तो इससे पश्चिमी राष्ट्र बड़े वो हो गए, उग्र हो गए, उन्होंने कहा कि भैया सोवियत संघ तो किसी भी समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं, ये तो विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं, तो उस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। कोल्ड वॉर हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ठीक है। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस की एक फोटो है मेरे साथ, आप ये देखिए याल्टा समझौता जो हुआ था उसमें द हिस्टोरिकल याल्टा कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट टू राइट से देखेंगे तो ये जो पहले व्यक्ति हैं ये विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है। जो दूसरे आपको देखने को मिलते हैं वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और जो तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलते हैं वो है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, वो सोवियत संघ के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इसके बात करते हैं याल्टा समझौते के बाद एक सबसे प्रमुख समस्या जो आई वो थी अणु बम का आविष्कार, ठीक है, जिसने शीत युद्ध को बड़ा तेजी से बढ़ाया। शीत युद्ध के कारण हम जान रहे कि क्या क्या कारण थे शीत युद्ध के, ठीक है। तो एक मामला उठा अणु बम का आविष्कार। अब आपको पता है कि 1945 में 1945 में क्या होता है भैया, 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका जो है जापान के ऊपर परमाणु बम गिराता है। कौन सी दो जगहों पर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब परमाणु बम वो गिराता है तब उस समय आप देखोगे, ठीक है, अभी बाकी बताएंगे, ये सारे के सारे बताएंगे, बाल्कन स्टेट्स थे, बुल्गारिया, वो इस तरीके के जो नीचे के स्तर है ना, वो उन स्टेट्स के बारे में आएंगे, बाल्कन समझौता और वो सारा का सारा, वीटो पावर कहां से मिली, वो सब आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे। ये फ्री क्लास है भाई, वैष्णवी कुशवाहा, ये फ्री क्लास है। पेड कोर्स अलग है, पेड कोर्स में डिटेल से स्टडी कराई जाती है। यहां पर केवल कुछ डेमो जैसा होता है, कुछ कुछ चीजें पढ़ाई जाती है, बेसिक बेसिक चीजें आपको बता दी जाती हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में, रेगुलर वे में क्लासेस करनी है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कि पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहां पर हम बेसिक बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप उसको देख सके। लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है तो सिस्टमेटिक तरीके से लिए पेड कोर्स ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक। अब देखो भैया 1945 में क्या होता है, अमेरिका बम गिरा देता है दो, और दो परमाणु बम गिरते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा नागासाकी कहां थे, जापान पर। और जैसे ही वो दो परमाणु बम गिरते हैं लोगों को, पूरे विश्व को ये पता चलता है कि बड़ी खतरनाक सुपर पावर आ गई है भाई, है ना, क्योंकि जिस तरीके से नागासाकी और हिरोशिमा को उसने तहस नहस कर दिया उन बमों ने, तो पूरा विश्व उससे डर गया था। और वो बम गिरने के बाद से आप देखते हो दूसरा विश्व युद्ध रुक गया। अब सोवियत संघ जो था ना उसको बड़ा गुस्सा आया इस चीज को लेकर के। क्यों गुस्सा आया, ये चीज समझिए कि देखिए जब भी परमाणु बम बनाने जाओगे तो परमाणु बम 1 या 2 दिन में तो बनेंगे नहीं। परमाणु बम बनाने के लिए आपने काफी टाइम से पहले से रिसर्च किया होगा, बहुत लंबे समय से पहले रिसर्च किया होगा, है ना। तो अमेरिका भी लगभग 1930s के टाइम से ही परमाणु बम बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था। अब उस परीक्षण कार्य के बारे में अमेरिका ने ब्रिटेन को बता रखा था, है ना। देखो 2-3 गुट थे ना यहाँ पर, कौन कौन थे, अमेरिका था, देखो यूएसए था, यूएसए प्लस ब्रिटेन, ब्रिटेन, ठीक है, प्लस में क्या था, फ्रांस, और प्लस में यूएसएसआर, यूएसएसआर। ये चारों दोस्त थे भाई, प्रथम विश्व युद्ध से ही में भी साथ लड़े, दूसरे विश्व युद्ध में भी साथ लड़े। अब जब हम बात करते हैं कि परमाणु बम की, तो परमाणु बम बनाने के सारे रिसर्च और बाकी काम के लिए जब हम बात करते हैं तो ऐसे में आप देखोगे तो यूएसए ने ब्रिटेन को तो बता रखा था कि भैया हम परमाणु बम बना रहे हैं, हेल्प करो, या कोई भी चीज जानकारी उससे लेता था। लेकिन भैया उसने यूएसएसआर को नहीं बताया, है ना, इसको नहीं बताया। तो ये जब चीज नहीं बताई तो यूएसएसआर को ये लगने लगा कि यार ये तो बहुत गलत चीज है, ये तो बहुत जानबूझकर इसने इस जो है ना, अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इसका रहस्य जानबूझकर गुप्त रखा। और सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा, उसने इसे घोर विश्वासघात माना, ठीक है। तो इसके बाद से सोवियत संघ ने यह कहा कि भैया तुमने परमाणु बम बनाया कोई बात नहीं, है ना, लेकिन हम भी तुम्हारे दोस्त थे, तुमने ब्रिटेन को बता करके रखा, हमें भी बता करके रखते, या तो तुम किसी को ही नहीं बताते, अपना इंडिविजुअल सारी चीज करते, लेकिन तुमने एक तरफ अपनी साइड में ब्रिटेन फ्रांस को तो अपनी तरफ रखा, लेकिन हमें नहीं बताया। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि तुम नहीं चाहते कि सोवियत संघ आगे बढ़कर सुपर पावर बने, है ना।
तो ये चीज समझ में आ गई उनको। और जैसे परमाणु बम बन गया तो अमेरिका और ब्रिटेन को भी भैया ये आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, ये घमंड हो गया कि भैया अब तो परमाणु बम है, अब तो हमें किसी की जरूरत नहीं, सोवियत संघ की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई भी आएगा देश उसको देख लेंगे। वो एक तरीके का उनके पास कॉन्फिडेंस, वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला भावना जो देखते हैं ना, वो उनके पास आ गई थी। तो वहीं से ही उनके बीच में मनमुटाव और ज्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ शीत युद्ध का एक और बड़ा कारण था कि सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखोगे कई सारे जो उसके न्यूज़पेपर थे, जो खबरें थी, उन सभी अखबारों में सोवियत संघ ने अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख लिखे उन्होंने, है ना, अलग अलग तरीके के आलोचनात्मक लेख लिखे, अमेरिका की सभी पॉलिसीज का खंडन किया। सेम यही काम अमेरिका ने किया सोवियत संघ के लिए। तो दोनों ही के न्यूज़पेपर एक दूसरे की पॉलिसीज का जब खंडन करने लगे, दोनों ही एक दूसरे का वो करने लगे, तो इससे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का तनाव और अधिक बढ़ने लग गया था। ठीक है, अब उसके बाद जब बर्लिन की नाकेबंदी की जब हम बात करते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि सोवियत संघ ने 1948 का में जो लंदन प्रोटोकॉल हुआ था, उस लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए उन्होंने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी थी, है ना, बर्लिन की क्या कर दी, नाकेबंदी। और बर्लिन की नाकेबंदी करने का मतलब क्या था कि ताकि पूर्वी यूरोप के देशों को पश्चिमी यूरोप के देशों से बचाया जा सके, है ना, पश्चिमी देशों को पूर्वी यूरोप के साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाए। ठीक, तो वो चीज यहां पर बताई, तो उसके कारण शीत युद्ध एक बार फिर से बढ़ने लगा। ठीक है, ये बर्लिन ब्लोकेड था। तो ये सारी जो रीजन थे जिसके कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, शीत युद्ध का मतलब शीत युद्ध की शुरुआत हुई जिसको माना जाता है। इसके चरणों को जानेंगे हम कि कैसे कैसे चरण आगे बढ़े, किस किस तरीके से चीजें हुई। शीत युद्ध के दौरान आप देखते हो कि आपने देखा 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएनओ के अंदर 5 सुपर पावर्स होती हैं, 5 सुपर पावर होती हैं, और इन पांचों सुपर पावर्स के पास क्या होता है, वीटो पावर होती है। ठीक है, वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब क्या, सिक्योरिटी काउंसिल में कि जिस भी कंट्री के पास, ध्यान रखिए कि कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मामला जाता है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, तो उन पांचों देशों को, है ना, उन पांचों ही देशों को उसकी जानकारी सहमति होना जरूरी है। तो ऐसे में अगर कोई भी देश किसी भी मामले पर अपनी सहमति नहीं देता तो उससे क्या होता, उससे ये हो जाता कि भाई वो मामला रद्द हो जाता। तो ऐसे में सोवियत संघ ने क्या किया, वो बार बार वीटो का यूज करने लगा, है ना, रिपीटेड यूज ऑफ वीटो बाय सोवियत यूनियन, वो बार बार करने लगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका जो भी काम लेता, जो भी प्रस्ताव लेकर के आता, सोवियत संघ उसके ऊपर तुरंत वीटो कर देता। तो अब ऐसे में सोवियत संघ की ये नीति क्यों अपनाई सोवियत संघ ने, उसका रीजन था, समझिए, उसका रीजन ये था कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी पॉलिसी या कोई भी ऐसा मुद्दा बने कि यहां पर विश्व में अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र उससे उभर करके आगे निकले। तो उनको कंट्रोल रखने के लिए उसने वीटो पावर लगाना शुरू किया। तो ये सब रीजन थे, ये दुरुपयोग थे जिसके कारण आपस में तनाव उनका बढ़ने लगा। ठीक है, अब इसके साथ बात करते, चरण की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे शीत युद्ध के चरण का विस्तार हुआ। अब थोड़ा सा डिटेल में हम चीजों को जानेंगे। जितने भी नए दोस्त हैं उनका वेलकम है, स्वागत है आप। कोल्ड वार को हम 3 चरणों में बांटेंगे, ध्यान रखना, हम 3 चरणों में बांटेंगे भैया कोल्ड वार को, 3 चरण। ठीक है, 3 चरणों में हम बांटते हुए चलेंगे। पहला चरण जो है उसको हम बांटेंगे 1946 से 1962, है ना, 1946 टू 1962 का चरण हम बांटेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि 1946 से 1962 इस काल में शीत युद्ध का असली रूप सामने आता है। द रियल फॉर्म ऑफ कोल्ड वॉर कम्स आउट इन दिस पीरियड। अब इसके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बड़े विवाद हुए और बड़े डिस्प्यूट हुए। ठीक है, आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, अगर आप जेम्स बॉन्ड का नाम सुन जानते हो, जेम्स बॉन्ड का नाम आप सबने सुना होगा, है ना, 007 जिनको बोला जाता है, 007। अगर उनकी हॉलीवुड की कोई फिल्में अगर आपने देखी होंगी, तो जो स्टार्टिंग वाला जेम्स बॉन्ड था जो कि सीन कोनेरी थे, ध्यान रखिए उनका हीरो का नाम था सीन कोनेरी, सीन कोनेरी। जो स्टार्टिंग की जेम्स बॉन्ड की सीरीज की जो 5-6 फिल्में थी उसमें सीन कोनेरी जेम्स बॉन्ड बने थे। तो उन सभी मूवीज में आप देखोगे तो ज्यादातर मूवीज में मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट किसका था, सोवियत संघ को के खिलाफ कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। उसमें हमेशा यह दिखाया गया कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर है वो अमेरिका या पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और जेम्स बॉन्ड जाकर के बचा लेता है। तो वो ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि उस समय क्या होता है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में बड़ी कट्टर एकदम तनाव की स्थिति थी। अब शुरुआत करते हैं कि कैसे शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ।
है ना। अब आपको नाम पता है चर्चिल। अब देखो भैया, यहां पर ब्रिटेन का बड़ा रोल था। ब्रिटेन ब्रिटेन बड़ा समझदार बनता है, जानते हैं ब्रिटेन को। ब्रिटेन को हम चतुर चालाक कह सकते हैं। वो ब्रिटेन क्या करता भाई, उसने क्या किया था आपको पता है। इससे पहले भी उसने काफी देशों को उपनिवेश बनाया, अपनी अपनी कॉलोनीज उसने बनाई थी, है ना। इंग्लैंड ने तो कॉलोनीज बनाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी कॉलोनीज छिन गई। अब उसके बाद ब्रिटेन को पता चला कि भैया हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर नहीं रहे, हमें बड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसे में हम किसी भी देश के साथ डायरेक्टली तो उलझ नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हम अमेरिका के साथ चले। और अमेरिका के साथ चलना है, और पूरे वर्ल्ड में अगर सोवियत संघ की शक्ति कम करनी है और अमेरिका की शक्ति भी कम करनी है, तो कैसे भी करके इनके बीच का तनाव हमेशा बना रहना चाहिए। तो भैया ब्रिटेन के आप देखोगे चर्चिल नाम के एक व्यक्ति हैं, है ना, जो वहां के पुराने राष्ट्राध्यक्ष रहे थे। अब फुल्टन ने 5 मार्च 1946 को 1946 को अमेरिका में एक फुल्टन नाम की जगह थी, उस फुल्टन पर उन्होंने एक भाषण दिया, और वो भाषण ने शीत युद्ध स्टार्ट किया, है ना। आग में घी लगाने वाला काम जो होता है, उससे पहले ऑलरेडी विचारधारा के स्तर पर, ऑलरेडी विश्वास के स्तर पर उनके युद्ध मतलब आपस में तनाव मनमुटाव शुरू हो गया था, है ना। लेकिन जब चर्चिल आते फुल्टन भाषण देते हैं, और फुल्टन भाषण किस तरीके से देते हैं जरा सुनना, गौर करना है यहां पर किस तरीके से लिखा उन्होंने कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। We should stop the installation of one form of dictatorship in another। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि भैया अभी अभी हमने हिटलर की तानाशाही, मुसोलिनी की तानाशाही, उनकी डिक्टेटरशिप को समाप्त किया है, और उन डिक्टेटर्स के कारण पूरे वर्ल्ड के ऊपर खतरा हो गया था। लेकिन अब सोवियत संघ भी तो उसी तरीके से काम कर रहा है, वहां पर भी एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही है ना। वो उसको एक तरीके से तानाशाही शासन ही मानते थे। तो चर्चिल ने कहा कि भैया हमें एक तरीके की तानाशाही की जगह दूसरे तरीके की तानाशाही की स्थापना को रोकना है। और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित कर रखने एवं ईसाई सभ्यता, यहां पर देखो धर्म के साथ खेल गए, ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की मांग की। ठीक है, ही कॉल्ड फॉर एन एंग्लो अमेरिकन कोलिशन ऑफ इग्नाइट द लैंप ऑफ फ्रीडम एंड प्रोटेक्ट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। अमेरिका ब्रिटेन दोनों में क्रिश्चियन है, वो ज्यादा संख्या में रहते थे। अब उन्होंने धर्म का सहारा लिया, चर्चिल ने बड़ी चालाकी से भाषण में उन्होंने धर्म का सहारा ले लिया। अब जैसे ही फुल्टन में ये भाषण दिया तो पूरा का पूरा, और उन्होंने ये भी चीज कही भाषण के साथ साथ, उन्होंने कहा कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए या सीमित रखने के लिए हर संभव नैतिक एवं अनैतिक उपायों का अवलंबन किया जाए, है ना। He suggested that all possible measures should be taken to limit the spread of communism, है ना। जैसे ये भाषण आया तो भैया पूरे अमेरिका के अंदर सोवियत संघ के खिलाफ एकदम कहते हैं ना विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी, है ना। उनके खिलाफ मतलब विरोधी भावना का तूफान एकदम उमड़ करके आने लगा। सबको लगने लगा कि भैया सोवियत संघ जो है वो तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, और धर्म के मामले पर तो भैया बड़ा संवेदनशील मामला हो जाता है, सभी बड़ी गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। जितने भी नए दोस्त हैं सबका वेलकम है, स्वागत है। तो उसके बाद से देखोगे कि अमेरिका एकदम और तेजी से, अमेरिका के लोग भी हेट करने लगे, नफरत करने लगे सोवियत संघ के साथ। अब उसके बाद 1947 के अंदर एक और बड़ी घटना होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। ठीक है, आपने नाम सुना होगा द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ठीक है, अब द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में क्या होता है ये चीज समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे भैया ट्रूमैन, आपको नाम पता हो। ठीक है, तो 1947 के मार्च में 12 मार्च को ट्रूमैन ने एक घोषणा की। ठीक है, और उन्होंने ये घोषणा की कि भैया कि अमेरिका साम्यवादी प्रसार को रोकेगा, है ना। यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन अनाउंस्ड द यूएस पॉलिसी दैट इट वुड स्टॉप कम्युनिस्ट प्रोलिफरेशन। ठीक, अब इसका मतलब समझिए, उन्होंने एकदम से साफ साफ धमकी दे दी सोवियत संघ को। और क्या धमकी दे दी, उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी, सोचो देखो तानाशाही, देखो डिक्टेटरशिप की तैयारी किस तरीके से की। अमेरिका ने भी बड़ी चालाकी से काम किया, है ना। वो अपने आप को दिखाता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने ही, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे जड़ जो थी वो अमेरिका ही था। अमेरिका ने क्या कहा
अमेरिका बोला कि भैया अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी शांति भंग करने वाला डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी कि पीस ब्रेकिंग करने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आक्रमण कार्य होगा तो उस आक्रमण को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। हम ये मानेंगे कि हमारी शांति को भंग करने के लिए ये चीज हुई है ना। तो अगर ऐसा कोई भी काम किया गया तो अमेरिका अपनी पूरी जान लगा करके उसको रोकेगा और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके के चीजों को अपनाने के लिए रेडी था। तो ये चीज देखो, सोचो कितनी चालाकी से उसने ये चीज बोली, है ना। संधीर भैया मेरे को नहीं पता इकोनॉमिक्स का क्लास कितने बजे होता है, आप एक बार सर्च कर लीजिए अनअकैडमी के ऐप पर, ठीक है, आप वो सर्च करो उसके ऊपर, तब आपको पता चलेगा। अभी आईआर की क्लास हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस की, कोल्ड वॉर हम यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी नए दोस्त हैं सबका वेलकम है, सबका स्वागत है, ठीक। अब सोचो ये तो एक तरीके से तानाशाही होगी कि नहीं होगी? जितने भी आप दोस्त हैं आप मेरे को आंसर में बताओ, क्या ये बात बोलना ट्रूमैन सिद्धांत एक तरीके से अपनी तरफ से डिक्टेटरशिप को दिखाने वाली चीज होगी कि नहीं होगी? हो गई ना भाई। वो डायरेक्टली कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर हमला हुआ तो ये हम ये मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। भैया ये क्या मतलब हुआ? तो इसीलिए वो रीजन क्या था? वो रीजन इसलिए था क्योंकि सोवियत संघ जो है उस समय अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा था। वो अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को ऊपर हमला करके उनको अपने अंदर वहां पर साम्यवादी सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो उसको रोकने के लिए अमेरिका ने ये सिद्धांत डाला, है ना, बिल्कुल। तो ऐसे में उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने जो आप देखोगे मध्य एशिया वाला जो एरिया है वहां पर आप देखोगे यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने यह निर्णय लिया कि इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो अपनी ही मर्जी से उसने उनको पैसा देना शुरू कर दिया, ठीक है। जो आप देखोगे क्योंकि इनको तुर्की, ईरान और यूनान इनको अपने आप से पैसा देना शुरू कर दिया, ताकि जो अगर ये पैसा देगा तो उन देशों का झुकाव किसकी तरफ होगा भाई? अमेरिका की तरफ ही होगा, सोवियत संघ की तरफ नहीं जाएगा, है ना। तो उनको सोवियत संघ की तरफ झुकाव रोकने के लिए अपनी मदद करने की कोशिश की। तो यह इसी को ही ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहा जाता है कि आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की जो अमेरिका ने जो नीति अपनाई उसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द यूएस टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म थ्रू इकोनॉमिक एड कॉल्ड ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ठीक है। अब खाली ट्रूमैन डॉक्ट्राइन से ही काम नहीं चला, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के बाद एक और चीज भी आएगा। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के बाद आता है मार्शल योजना। ये मार्शल योजना एक और आप जानोगे, ट्रूमैन जो थे अमेरिका के कौन थे? प्रेसिडेंट थे। मार्शल जो थे वो उनके विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। अब जो ट्रूमैन योजना आई जो 12 मार्च 1947 में आई थी, 23 अप्रैल उसके लगभग एक महीने के बाद 23 अप्रैल 1947 को मार्शल जो है ना, उन मार्शल ने अपने प्रेसिडेंट को यह कहा कि भैया पूर्वी यूरोप के देश जो हैं वो बड़ी खराब सिचुएशन में, और पूर्वी यूरोप के जितने भी देश हैं वहां पर जो सोवियत संघ है वो अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है। अब अपना प्रभाव अगर उस पूर्वी यूरोप के देशों के को सोवियत संघ यानी कि साम्यवाद के प्रभाव में आने से रोकना है तो हमें पूर्वी यूरोप के लिए मदद करनी पड़ेगी, बिना किसी शर्त के मदद करनी पड़ेगी, बिना उनकी मदद मांगे मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसका पुनरुद्धार करना पड़ेगा, है ना। उनका क्या करना पड़ेगा? उनको दोबारा से उनको इकोनॉमिक रिवाइवल, उनका सोशल रिवाइवल करना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो सोवियत संघ करने लग जाएगा, और अगर सोवियत संघ करने लग जाएगा तो पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के कब्जे में चले जाएंगे। तो मार्शल योजना थे, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो राष्ट्रपति उस समय ट्रूमैन आ गए थे, राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, उन्होंने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों में आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भुखमरी, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की। और इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने खूब पैसा दिया, है ना, पूर्वी यूरोप के देशों को खूब पैसा दिया, बहुत कम इंटरेस्ट पे या बिना इंटरेस्ट के भी पैसा दिया कि लो भैया तुम एक काम करो, तुम अपना पुनर्निर्माण करो, दूसरे विश्व युद्ध में तुम्हें जितना भी नुकसान हुआ है तुम अपने आप को दोबारा से उभारो, है ना। सोवियत संघ की तरफ मत देखो, बस शर्त कंडीशन एक ही कंडीशन होती थी, ठीक है। उन्होंने कंडीशन एक ही रखी कि भैया आप सोवियत संघ की मदद नहीं लेंगे। तो जो ये आप देखोगे मार्शल योजना थी, इसके तहत 1948 से 1952 1948 टू 1952 तक
4 साल में उन्होंने पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की सहायता दी। ध्यान रखिए, 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया, है ना, क्योंकि पूर्वी यूरोप जो था वो तो साम्यवाद के प्रभाव में आ ही रहा था, पश्चिमी यूरोप भी आ जाता अगर ये सहायता नहीं दी जाती तो पश्चिमी यूरोप को उस समय जो 12 अरब डॉलर देखोगे, आज के समय अगर काउंट करोगे ना तो इतना काउंट हो जाएगा कि आप जीरो नहीं गिन पाओगे कि कितने सारे पैसे वो हो गए, है ना। बहुत बड़ी सहायता थी जो उस समय दी गई, 12 अरब डॉलर की। ठीक, अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोपीय देशों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना और साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना, इसको सीधा सीधा वो था। तो इसीलिए जिन भी देशों को सहायता दी गई, जिन भी देशों को पैसा दिया गया, उनके सामने केवल एक ही कंडीशन रखी गई, और वो कंडीशन ये थी कि भैया वे अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादियों को कोई स्थान नहीं देंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है साम्यवाद के अवरोध की नीति। जो ट्रूमैन प्लान और मार्शल प्लान थे, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को बढ़ने से रोकने का काम किया गया। ठीक है, इसीलिए अब जब ये चीज भी, तो भैया सोवियत संघ चुप थोड़ी बैठेगा, सोवियत संघ को भी बुरा लगा, तो सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों में और तनाव बढ़ा, और ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई। अब इनकी समस्याएं बिल्कुल चरम पर पहुंच गई, यानी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई, जब सोवियत संघ ने यह देखा कि भैया अमेरिका तो बड़ा चालू है, वो तो पूरे पश्चिमी यूरोप के देशों को पैसा दे रहे हैं ताकि साम्यवाद वहां ना पहुंच पाए। अब ऐसे में वो पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप वाले देशों को भी पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वहां पर भी डेमोक्रेटिक जो शासन है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकारें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसको रोका नहीं गया तो पूरा यूरोप है वो पूंजीवादी बन जाएगा, और सोवियत संघ को जो आर्थिक हित थे, जो राष्ट्र हित थे, उनको नुकसान होगा। तब ऐसे में यूरोप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, और उस जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन। अब उस बर्लिन के माध्यम से क्या है, वो यूरोप को पूरा बीचों बीच से विभाजन करता है दो हिस्सों में, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो सोवियत संघ को यूं लगा कि भैया कि हमें है ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो अमेरिकन कंट्रीज है, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, वो हमारे प्रभाव क्षेत्र में ना आ पाए। तो उन्होंने क्या किया, जो पूर्वी जर्मनी के साथ जो उनका हिस्सा था बर्लिन का, तो उन्होंने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, यानी कि बर्लिन ब्लॉकेड उसको बोला जाता है। बर्लिन को रोक दिया, वहां पर सेना की तैनाती, और पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप में आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, पूरे तरीके से प्रॉपरली उन्होंने बंद कर दिया कि भैया पूर्वी पश्चिमी यूरोप से कोई भी इधर नहीं आ सकेगा। अब इसके साथ, इसी के साथ जो है शीत युद्ध एकदम चरम पर पहुंच गया, है ना। जो कोल्ड वॉर था वो एकदम न्यू हाइट पर चला गया, और इस समय यूं लग रहा था कि एक बार फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ठीक है, तो उस समय ये बड़ी समस्या हो गई थी। इसके साथ ही आप देखोगे कि जर्मनी का विभाजन हुआ था। आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो जर्मनी के 4 हिस्से हो गए थे, है ना। जर्मनी के 4 हिस्से थे। देखो ये यहाँ पर मैप देखिए, इस मैप में आपको पता चलेगा कि एक हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है आपको, ये था रूस के हिस्से का। इसके ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया था, सोवियत संघ ने, है ना, यूएसएसआर ने अपनी सीमा के साथ। एक हिस्से पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, एक पर अमेरिका ने, एक पर फ्रांस ने। इन तीनों देशों ने अपने अपने कब्जे में बांट लिया था जर्मनी को। जर्मनी का हमेशा से बेचारे का यही हाल रहा है, जब भी युद्ध होता है वो युद्ध करता है, युद्ध हारता है, फिर उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था जर्मनी के साथ, कि सब ने मिलकर के उसको बेचारे को ऐसे ऐसे बांट रखा था, बुरा हाल कर दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। अब जर्मनी का विभाजन हुआ, तो ऐसे में क्या होता है कि ये तो 3 जोन थे, ब्रिटिश, अमेरिका और फ्रांस। इन तीनों ने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि भैया हम अगर अलग अलग कब्जा करके रखेंगे तब तो हो सकता है कि सोवियत संघ यहां पर इंटरफियर कर दे, यहां पर इन जगह पर इनको साम्यवादी प्रभाव में लेने की काम चल जाए। लेकिन इसके बाद जब बात करते हैं, पीयूष सिंह, इज दिस क्लास फॉर ओनली फॉर हिंदी मीडियम? पीयूष हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आपके सामने, दो एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में ही करता हूं, लेकिन स्लाइड्स आपको मेरी इंग्लिश में भी मिलेंगी, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी स्लाइड्स मिलेंगी। तो आप दोनों ही कर सकते हो, अगर आप हिंदी में समझ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या होता है कि जब जर्मनी का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ जर्मनी होता है, तो सोवियत संघ कोशिश करता है कि बाकी जर्मनी के हिस्सों पर भी साम्यवादी प्रभाव लाया जाए। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों लोग हैं, वो तीनों लोग मिलकर के बातचीत करते हैं, और वो कहते हैं कि भैया एक काम करते हैं कि हम हमारे तीनों के हिस्से की जो जर्मनी है उसका एकीकरण कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, एक जर्मनी बना देते हैं।
तो ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, तो ध्यान रखिए ये वाला एरिया जो है, इन सब ने मिलकर के पश्चिमी जर्मनी, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न जर्मनी, है ना, क्या बोलते हैं, पश्चिमी जर्मनी इसको बोलते हैं, पश्चिमी जर्मनी का निर्माण किया। ठीक, तो इसके साथ ही पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, दो देशों का अस्तित्व यहां पर देखने को मिलता है ना। इसको कहा गया क्या, जर्मन गणराज्य। ठीक है, इस चीज को, तो एक तरफ पश्चिमी जर्मनी हो गया जो पूंजीवाद के प्रभाव में था, एक तरफ पूर्वी जर्मनी हो गया जो कि साम्यवाद के प्रभाव में था। इससे शीत युद्ध में और टकराव बढ़ा, है ना, तनाव और ज्यादा होने लगा। अब इस तनाव में एक और सिचुएशन आई जिसने इस शीत युद्ध को, कोल्ड वॉर को और ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया, और वो थी नाटो की स्थापना। अब आपको पता है 1949 में क्या होता है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका बड़ा चालाक था। अमेरिका ये चाह रहा था कि जितने भी पूरे वर्ल्ड के देश हैं वो सारे उसी के समर्थन में आ जाए, उसी के पक्ष में रहे, और इसके लिए उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कहते हैं नाटो, है ना, नाटो जैसी सैनिक संधि। उसमें आमतौर पर आप देखोगे कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका, है ना, उन्होंने कई सारे देशों के साथ मिलकर के नाटो बनाया, और जब नाटो जब बन गया तो नाटो के अंदर कुछ प्रोविजन थे। ठीक है, क्या प्रोविजन था कि भैया अगर नाटो की जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में किसी के ऊपर भी अगर हमला हुआ तो पूरे के पूरे नाटो के देश मिलकर के उस आक्रमण करने वाले देश के ऊपर हमला कर देंगे। इसका मतलब यह था कि इन्होंने देशों का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की कि ताकि अगर सोवियत संघ जो यूएसएसआर है वो अगर कभी भी इनके ऊपर हमला करे तो ये सब लोग मिलकर के सोवियत संघ को रोक सके। ठीक है, तो इसीलिए ये उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र को शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक रूप से इन्होंने नाटो की स्थापना की, जो उस समय कहा जाता है ना। जितने भी नए दोस्त है सबका वेलकम है, स्वागत है सबका। अब जब नाटो बना तो नाटो क्या था, नाटो इस बात की चेतावनी थी, ध्यान रखिए, जो नाटो थी वो सोवियत संघ को इस बात की चेतावनी थी कि यदि उसने इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका तत्काल उनकी सहायता करेगा। ठीक है, ये मैप जो है ये मैप गलत है, ये मिस प्रिंट हो रखा है, इसको ये नहीं देखना है आपको। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद एक तो ये तो बड़ी समस्या थी, अब एक और बड़ी गजब की बात हुई, ये चीज समझिए, बहुत बड़ी गजब की बात क्या हुई। टेलीग्राम में ललित यादव की पाठशाला, ललित यादव की पाठशाला, ललित यादव की पाठशाला सर्च करना बिना स्पेस दिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर, फोन नंबर स्क्रीन के स्टार्टिंग में, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें मेरी डिटेल्स मिल जाएंगे। अब देखो भैया, चीन आप देखोगे कि 1949 में चीन के अंदर क्रांति होती है। उससे पहले जो चीन था वो साम्यवादी कम्युनिस्ट चीन नहीं था, उससे पहले वहां पर पूंजीवादी सरकार थी। ध्यान रखिए 1949 में क्या थी, पूंजीवादी सरकार थी, है ना, किसकी थी, पूंजीवादी सरकार। अब आप देखोगे कि इसमें क्या देखने को मिलता है कि 1949 के अंदर चीन के अंदर एक नेता उभरते हैं, उन नेता का नाम था माओ सेतुंग। अगर आपने नाम सुना हो, माओ सेतुंग नाम सुना होगा ना, तो उन्होंने चीन में क्रांति की, साम्यवादी क्रांति भी, यानी कि समाजवाद के उद्देश्य से उन्होंने की, हथियारों के दम पर क्रांति भी थी। अब इसके साथ क्या होता है कि जो पहले की गवर्नमेंट थी, जो पूंजीवादी सरकार थी, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो आमतौर पर जनवादी चीन, है ना। जो पुरानी वाली सरकार थी उसको भागना पड़ा, और वो भागकर कहां गया, वो भाग करके चला गया जो राष्ट्रवादी सरकार थी, है ना। ध्यान रखना, दो शासक थे, एक थे जिसको माओ से तुम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, माओ से तुंग। ठीक है, और दूसरी जो पूंजीवादी सरकार थी उनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था च्यांग काई शेक, च्यांग काई शेक। ठीक है, शेक। तो ये थे, ये राष्ट्रवादी थे, यानी कि कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे। माओ से तुंग जो था वो कम्युनिस्ट था, है ना, यानी कि साम्यवादी थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब क्रांति होती है तो क्रांति होने के कारण क्या होता है कि जो चांग काई शेक की जो सरकार है उसको भागना पड़ता है अपने समर्थकों के साथ, और वो फार्मोसा भाग जाते हैं। ताइवान में एक जगह फार्मोसा, वहां पर भाग करके चले जाते हैं। तो जब वो भाग करके चले जाते हैं तो चाइना तो खाली हो जाता है, चाइना में किसकी, माओ से तुंग की गवर्नमेंट बन जाती है। तो गवर्नमेंट किसकी बनी, साम्यवादी सरकार बन गई, है ना, जनवादी चीन जिसको कहा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि माओ, जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो ये बोलते हैं कि भैया चीन को जो वीटो पावर मिली हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में,
वो नई वाली गवर्नमेंट के लिए नहीं दी हमने, वो तो पुरानी वाली गवर्नमेंट की थी। यानी कि जो गवर्नमेंट भाग करके फार्मोसा चले गए, है ना, बिल्कुल अभिनव ने बिल्कुल कहा, सही कहा कि सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है, माओ सेतुंग का कथन था। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये कहते थे कि जो सरकार फार्मोसा चली गई है भाग करके, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट उसी की है। लेकिन दूसरी तरफ माओ सेतुंग अड़ गए इस बात पर कि भैया ये तो बड़ी गजब की बात बोल रहे हो, उनके तो कुछ गिने चुने लोग हैं, एक शहर तक सीमित हो गए हैं, भाग गए हैं यहां से, चीन का कोई लेना देना नहीं है, तो उनको कैसे सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलनी चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल की सीट जो है वो जनवादी चीन को मिलनी चाहिए, हमारी वाली चीन को मिलनी चाहिए। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन नहीं देना चाहते थे। अब ऐसे में सोवियत संघ आ गया, ठीक है, सोवियत संघ मैदान में कूद गया, यूएसएसआर को मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि भैया चीन की विचारधारा कैसी थी, किस तरीके का शासन था? साम्यवादी था, कम्युनिस्ट था ना। और ये इसका कैसा था, जो अगर जब जिसकी हम बात करते हैं यूएसएसआर की, तो वहां पर भी साम्यवादी शासन था। तो ऐसे में वो आ गया चीन के सपोर्ट में, और उसने चीन के लिए बड़े जोरदार तरीके से डिमांड रखी कि भैया चीन को, जनवादी जो चीन है, जो कम्युनिस्ट चीन है, उसी को ही यहां पर मिलना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप, है ना, किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की। अगर उसके नहीं देंगे तो हम दिक्कत करेंगे। तो अगर ध्यान रखना कि उस टाइम सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सारी मीटिंग्स का बहिष्कार किया सोवियत संघ ने, केवल इस मुद्दे पर लेकर के कि चीन को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप जो है वो उसकी जनवादी कम्युनिस्ट वाली सरकार को मिल जाए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप देखते हो कि एक और घटना होती है जिससे कोल्ड वॉर में और ज्यादा तनाव उत्पन्न होता है, एक और चीज उत्पन्न होती है। आप देखोगे भैया कोरिया युद्ध, अगर आपने नाम सुना हो, है ना, कोरिया वार अगर आपने देखते हो, द वार ऑफ कोरिया वाज एक्चुअली ए वार बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक। ठीक, जो कोरिया का युद्ध था वो वास्तव में पश्चिमी गुट और कम्युनिस्ट गुट के बीच में युद्ध था। अब आपने देखो कि क्या होता है कि 1950 में जो साम्यवादी उत्तरी कोरिया है उसने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया इन 1950। जो अभी भी कम्युनिस्ट आप देख रहे हो ना, जो किम जोंग वाला जो उत्तर कोरिया देखते हो, वो अभी भी कम्युनिस्ट प्रभाव में ही चलता है, लेकिन वो तानाशाही हो गया, है ना। दूसरी तरफ जो दक्षिण कोरिया था, जो साउथ कोरिया था, वो कैपिटलिस्ट था, वो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता था। तो भैया क्या हुआ कि उत्तर कोरिया ने, जो कि साम्यवादी था, उसने हमला कर दिया दक्षिण कोरिया के ऊपर बिना बात के, उसको अपने अंदर मिलाने के लिए। ठीक है, अपने अंदर मिलाने के लिए कर लिया। क्लास अभी बस 7 मिनट और बची है, तब तक है। फिर इसके बाद जितने भी दोस्त यहां बने हैं ध्यान रखिए, 4 बजे फिर से क्लासेस का सेकंड पार्ट जो वो 4 बजे होगा, वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा इसका 4 बजे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक, ये बहुत लंबा टॉपिक है, और इस लंबे टॉपिक के लिए मैं 3 क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आपको कोल्ड वॉर कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 2 है वो 4 बजे आने वाला है आज, पार्ट 3 है वो कल आएगा 2 बजे। ठीक है, और ये सारे स्पेशल क्लास में ही हैं, फ्री है, तो आप ये कर लोगे तो कोल्ड वॉर आपका बड़ा अच्छा आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो भाई क्या होता है कि जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया, नॉर्थ कोरिया ने जब साउथ कोरिया के ऊपर हमला किया, तो उस समय आपको देखने को मिलता है कि जो पूंजीवादी दक्षिण कोरिया था उसको अमेरिका ने हथियार दिए। ठीक है, अपने हथियार दिए, ठीक, और अपने हथियार के साथ साथ अपनी सेना भी भेजी दक्षिण कोरिया की हेल्प करने के लिए। तो जब दक्षिण कोरिया को इतनी हेल्प मिली, तो नॉर्थ कोरिया की हेल्प में भी आ गए कौन? चीन और सोवियत संघ, यूएसएसआर, ये दोनों आ गए यहां पर। और इन दोनों के आने के कारण ये युद्ध जो था, ये जो वार जो थी, वो डायरेक्ट किसके बीच में होगी? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ना रह करके वेस्टर्न ब्लॉक एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक, यानी कि कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट, उनके बीच में ये फाइट हो गई। वरुसु मित्तल इंग्लिश में स्लाइड्स आपको सारी मिल जाएंगी, जितनी भी स्लाइड्स है वो इंग्लिश में मिल जाएंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन मोड ऑफ इंटरेक्शन, मोड ऑफ टीचिंग जो रहेगा वो हिंदी में रहता है बेसिकली। ठीक, वो समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत इतना आएगा नहीं आपको। ठीक है, तो ऐसे में कोरिया का जो युद्ध था वो एक सशस्त्र संघर्ष में उस समय आप देखते हो बदल गया। तो उससे कोल्ड वॉर में और ज्यादा गर्माहट फैली, और ज्यादा वो हुआ, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया वाज फाइटिंग विद द हेल्प ऑफ चाइनीज सोल्जर्स एंड सोवियत यूनियन वेपन, एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द फ्रे ऑन बिहाफ ऑफ साउथ कोरिया इन द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर्मी। यानी कि चीनी सैनिकों और सोवियत संघ के हथियारों से उत्तर कोरिया लड़ रहा था, और संयुक्त राष्ट्र की सेना के नाम पर
संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया की तरफ से मैदान में था, है ना। तो एक तरीके से अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर, उनके बीच का ये युद्ध हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद आप देखते हो कि 1953 में स्टालिन की डेथ हो जाती है। स्टालिन जो आप जानते हैं कौन होते हैं, यूएसएसआर के सबसे बड़े नेता होते हैं। तो 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु होती है तो सबको यूं लगता है कि भैया अब कोल्ड वॉर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड वॉर के लिए बेसिकली स्टालिन को ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि स्टालिन ने जो विस्तारवाद की नीतियां अपनाई थी, जो एक्सपेंशन की जो नीतियां अपनाई थी, उन्हीं के कारण तनाव उत्पन्न माना जाता है, ठीक है। तो स्टालिन के बाद आते खुश्चेव। तो जो खुश्चेव थे उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर तो क्या कोशिश की, स्टालिन सक्सेसर खुश्चेव इंसिस्टेड ऑन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड अडॉप्शन ऑफ ए कंप्रोमाइज पॉलिसी, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समझौतावादी नीति को अपनाने पर जोर दिया, ठीक। तो ऐसे में थोड़ा सा लगने लगा कि चलो अब कोल्ड वॉर कंप्लीट जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गड़बड़ हो जाती है। दूसरी तरफ गड़बड़ क्या हो जाता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, जिनका नाम था ट्रूमैन, जिनको कोल्ड वॉर के लिए जाना जाता है कि भैया कोल्ड वॉर उन्होंने स्टार्ट की, है ना। स्टालिन और ट्रूमैन, इन्हीं को ही जाना जाता है कि इन दोनों के कारण ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। अब ट्रूमैन की जगह पर नए प्रेसिडेंट बनते जिनका नाम था जनरल आइजनहोवर। और वो कौन थे, जनरल आइजनहोवर। अब नाम से पता चल जाएगा कि वो जनरल थे, यानी कि अपनी मिलिट्री में जनरल रहे हैं। अब जो भी मिलिट्री की पोस्ट पर रहा होगा इंसान, वो अगर इस पोस्ट पर आए, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आए, तो उसका विचार आपको समझ में आ जाएंगे अपने आप ही। नए दोस्तों का वेलकम है, जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि वो किस तरीके की पॉलिसी अपनाएगा। पीस वाली पॉलिसी तो अपनाएगा नहीं। तो ऐसे में वहां से तनाव बढ़ना प्रारंभ हो गया था। ये लग गया था कि अब तनाव इनका बढ़ेगा। अब आपको पता है कि 1945 में अमेरिका ने, यूएसए ने क्या कर लिया था, परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। लेकिन सोवियत संघ जो है उसको उसका पता नहीं था। तो सोवियत संघ ने 1945 के बाद से ही अपनी पूरी जी जान उन्होंने लगा दी और उन्होंने ये कहा कि भैया पूरे वर्ल्ड में अगर अमेरिका के जो बढ़ती हुई जो वो है प्रभाव है, इसको रोकना है, अमेरिका की दादागिरी रोकना है, तो हमें भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार चाहिए होगा, मदर ऑफ द ऑल वेपन्स, है ना, या फादर ऑफ द ऑल वेपन्स। और वो क्या था, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो 1953 में 1953 में देखते हो सोवियत संघ ने अपना एकदम सफल परमाणु परीक्षण कर लिया, यानी एकदम सक्सेसफुली उन्होंने कंडक्ट किया अपना न्यूक्लियर टेस्ट। और न्यूक्लियर टेस्ट जब उन्होंने कंडक्ट कर लिया तो उसके बाद से अमेरिका जो है, अमेरिका को भी जो उसकी दादागिरी थी, उसकी दादागिरी में थोड़ी सी कमी आने शुरू हो गई। अब अमेरिका को पता चल गया कि हाँ भैया अब तो सोवियत संघ, यूएसएसआर के पास भी परमाणु बम है, तो अब हम वैसी दादागिरी नहीं कर सकते जैसे हम पहले करते आए थे, है ना। तो दोनों के बीच में अब शक्ति का संतुलन होने लगा, ठीक, शक्ति का संतुलन दोनों के रूप में होने लगा। अब इसके साथ साथ आप देखते हो कि एक और चीज होती है, आप सीटो देखोगे। सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आपने देखा था नाटो का गठन किया था, नाटो किसने बनाया था, यूएसए ने बनाया था, है ना। तब ऐसे ही आप देखते हो कि सीटो जो था, एक और संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है सीटो, सीईएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको इसलिए बनाया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना था। यानी कि यहां पर भी कि कम्युनिज्म ना बढ़ जाए, उसको रोकने के लिए सीटों का निर्माण हुआ। तो ऐसे में तो भैया जो चीन और सोवियत संघ थे, यूएसएसआर थे, उनको बड़ा धक्का लगा। उनको लगा यार ये अमेरिका तो हर जगह हमारे खिलाफ संगठन पे संगठन बनाए जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम भी अपना एक संगठन बनाएंगे। तो उसके जवाब में 1955 में 14 मई 1955 को वारसा पैक्ट का निर्माण किया गया। ध्यान रखिए किसका, वारसा पैक्ट। और ये वारसा पैक्ट किसने बनाया, सोवियत संघ और उसके साथी 8 देशों ने वारसा पैक्ट का निर्माण किया। यानी कि ऑन 14 मई 1955 द सोवियत यूनियन एंड इट्स 8 पार्टनर नेशंस एस्टेब्लिश द वारसा पैक्ट। और इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस इफ देयर इज एन आर्म्ड अटैक ऑन ए मेंबर देन अदर मेंबर्स कंट्रीज विल हेल्प। तो सेम वही चीज की जो आपने देखा कि नाटो के अंदर था कि अगर कोई भी नाटो वाले देशों पर हमला करेगा तो कंप्लीट नाटो मिलकर के उसके साथ युद्ध लड़ेगा।
ऐसे इन्होंने वारसा बना लिया कि अगर किसी भी वारसा के जो 8 देश थे, है ना, जो सोवियत संघ और उसके 8 बाकी के दोस्त, उनके ऊपर अगर किसी ने भी हमला किया तो ये सारे कम्युनिस्ट देश है, ये एक साथ मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे। तो 2 पैरेलल संगठन बना गए, है ना। वर्साय अलग है, देखो अभिनव वर्साय की संधि जो है वो अलग है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जुड़ा हुआ है, 1919 के साथ जुड़ा हुआ है। वर्साय जो है वो जर्मनी का वो एक एरिया था उसके लिए। वारसा पैक्ट अलग है, ये वारसा पैक्ट है, वारसा, ये वर्साई नहीं है, ठीक है। मेरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर एक क्लास हो रखी है जिसमें मैंने वर्साई की संधि समझाई है, वो एक बार आप जाकर के देख लेना, स्पेशल क्लास में ही आपको मिल जाएगी। तो ये पैक्ट बन गया भैया, ठीक है। अब इस पैक्ट के बाद क्या होता है कि कोल्ड वॉर और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाना शुरू होता है। कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, किस तरीके से जाता है, उसको अब हम आने वाली क्लास में समझेंगे। 50 मिनट के बाद, 50 मिनट्स के बाद अगली क्लास है, इसका पार्ट 2 है। 50 मिनट्स के बाद 4 बजे इसका पार्ट 2 है, उसमें हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, यहां से ही मैं कंटिन्यू करूंगा। तो उसमें सब लोग जरूर बनना, क्योंकि बहुत मजेदार कहानियां अब आने वाली है। अब मेंस का क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ध्यान रखना, जो मेंस के क्वेश्चंस है वो यहां से बनने शुरू होंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी यहां से बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो जिसको भी क्लास अगर अच्छी लगती हो, हमसे जुड़ना चाहते तो LY लाइव ये रेफरल कोड है हमारा। एडमिशन जब भी लेना है तो LY लाइव रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं आप, इसी कोड का यूज करना, हमारी पर्सनल गाइडेंस में आप रहोगे, हम पर्सनली आपकी हेल्प करते चलेंगे। जब भी अनअकैडमी पर एडमिशन ले, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले, जिस भी मर्जी कोर्स में, कोड आपको LY लाइव ही लगाना है, इसको अप्लाई करोगे, हमारी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती चलेगी। चलिए 4 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग कुछ खा पी लीजिए, 4 बजे मैं आपसे फिर से मिलता हूं। चलिए तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।